जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके बीच एक ऐसा नमक कानून लेकर आए हैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया इतना खतरनाक कानून था जिससे भारतीय जनमानस पर सीधा प्रहार किया। यह एक ऐसा कानून था जिसके विरोध में जनता को लाठियां खानी पड़ी और वह लाठियां लोहे की लाठियां थी। ऐसा क्रूर कानून था जो प्रकृति ने हमें फ्री में दिया है, जिस पर कोई आज भी हमारे देश में जो नमक है सबसे सस्ता है। उस नमक पर सरकार के द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा टैक्स लगाया गया, इतना क्रूर टैक्स था और उस समय इतना ज़्यादा था कि गांधी जी को दांडी मार्च निकालना पड़ा। गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे उस समय के बहुत बड़े कांग्रेसी तक को जेल में यातनाएं दी गई, इनको मारा पीटा गया। ऐसे कानून के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत कम लोगों को पता है कि नमक कानून क्या है। आज उसकी पूरी विस्तृत हम लोग जानकारी पता करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग चलते हैं दांडी मार्च के तरफ। आज का हमारा जो सेशन है वह सेशन है नमक सत्याग्रह, और यह एक ऐसा सत्याग्रह था जिसमें बहुत सारे लोगों को जेल में जाना पड़े, बहुत सारे लोगों को मारा पीटा गया, जेल की यातनाएं दी गई। उन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। वह था साल्ट एक्ट, इंडियन साल्ट एक्ट था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया था। और यह सरकार अपना जब उपनिवेश शुरू की थी अपने यहाँ, तो सबसे पहला 1765 में भारत में एक जमींदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार, चूंकि उस समय जो हमारा बिहार था वो बंगाल का ही पार्ट था, तो बिहार एक प्रांत के रूप में था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया। मतलब जिस तरीके से छोटे छोटे रजवाड़े का जन्म हुआ, उस समय उनको दे दिया गया कि चलिए यह एक इस जगह पे आप राज करिए। तो दीवानी प्रथा की जो शुरुआत हुई थी 1765 में, और उसी समय से एक नमक कानून को लगाया गया, और वह कानून हर राज्य में अलग अलग प्रकार का था। तो सबसे पहले नमक कानून पर विधिवत रूप से जो अधिनियम लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वह 1882 में लाया गया था। 1882 में एक ऐसा नियम लाया गया जो समूचे भारत पर लागू होता था। उस 1882 के पहले तक जो नमक कानून था हर राज्य में, हर प्रांत में अलग अलग था, और उसमें बहुत सारा विरोधाभास भी था। कहीं कम था, कहीं ज़्यादा था, कहीं मीडियम था। तो उस समय के जो भारत के वायसराय थे ब्रिटिश सरकार के, वह लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन साहब ने 1888 में एक कानून लाया जिसमें इंडियन साल्ट एक्ट था कि प्रति मन आपका जितना भी जो आपका नमक है, तो प्रति मन के हिसाब से 2 रुपया लगेगा आपको। एक मन का टैक्स 2 रुपया हुआ। उस समय उस 1882 में लाया गया था यह कानून। 1888 में जब तत्कालीन एक वायसराय लॉर्ड डफरिन आए थे। लॉर्ड डफरिन कब आए थे? 1888 में। यह कानून सबसे पहले बना 1882 में। किसने बनाया? तो उस समय के लॉर्ड रिपन थे, भारत के वायसराय। उसमें समीक्षात्मक फिर से नया कानून किसने जोड़ा? लॉर्ड डफरिन ने। डफरिन 1888 ईस्वी में जब यहाँ पर बने थे, तो उन्होंने जो 2 रुपया प्रति मन था उसको 2.5 रुपया प्रति मन कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम जो नमक पर कानून लाएंगे, जो टैक्स बढ़ाएंगे, उसकी दर को बढ़ा दिया और प्रति मन 2.5 रुपया कर दिया। मतलब बढ़ोतरी कितना था? 25% का। 25% की यह बढ़ोतरी आज भी अगर किसी चीज में आप एकाएक आप 5 से 10% की बढ़ोतरी कर देते हैं, तब यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं अभी वर्तमान समय में ही। और उस समय 25% की बढ़ोतरी की गई। तो उस समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने इस कानून को अन्यायपूर्ण बताया, और इन्होंने कहा कि 25% की बढ़ोतरी एक अन्यायपूर्ण ढंग से अंग्रेजों के द्वारा
बढ़ाया गया है। और यह जो कानून था इतना खतरनाक कानून आगे चल करके 1923 आते आते हो गया, हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। 1903 में उस समय के जो हमारे भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड कर्जन साहब थे। कर्जन साहब को भारत में शिक्षा के विकास के लिए भी बहुत अच्छा जाना जाता है, और उन्होंने चाहा कि जो भारतीयों के प्रति अंग्रेज का रवैया है वो थोड़ा सा सही हो, और अंग्रेजों के प्रति जो भारत का रवैया है उसमें थोड़ी सी नरमी आए। इसीलिए इसको कम करने के लिए जो 2.5 रुपया प्रति मन किया गया था उसको इन्होंने क्या कर दिया गया, इन्होंने कहा कि नहीं 1903 में फिर 2 रुपया करेंगे। मतलब 25% की जो बढ़ोतरी 1888 में की गई थी उसको वापस लिया गया और उसको 2 रुपया कर दिया गया। फिर 1905 आते आते लॉर्ड कर्जन साहब ने ही कहा कि नहीं इसमें थोड़ा सा और कम करते हैं, और उसको 1.5 रुपया प्रति मन कर दिया। इससे फायदा यह हुआ कि जो अंग्रेजों के प्रति इस नमक कानून के विरोध में जो लोग खड़े थे, आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों की यह जो आंदोलन थी उसमें थोड़ी नरमी आ गई, और भारतीय जनता को भी यह लगा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारे लिए भी सोच रही है। और यही मुख्य कारण था कि लॉर्ड कर्जन साहब ने 2.5 रुपये से 1.5 रुपये कर दिया 2 बार में। फिर युग आता है 1923 का। 1923 का जो समय था नमक टैक्स के लिए बहुत बड़ा एक ही बार में बढ़ोतरी की गई। अब देखिए उस समय के जो वायसराय थे भारत के, लॉर्ड रीडिंग थे, इन्होंने क्या कर दिया कि इंडियन सॉल्ट टैक्स को प्रति मन 2 गुना कर दिया और प्रति मन 3 रुपया लगा दिया। अब सोचिए कि 25% की बढ़ोतरी 1888 में की गई तो इतना ज्यादा बवाल हुआ। इन्होंने कहा कि नहीं 1.5 रुपया को सीधे 3 रुपया करेंगे, क्या करेंगे दुगना बढ़ा देंगे, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका पूरा विरोध किया और महात्मा गांधी को उसी समय से दांडी यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। और उसी समय से महात्मा गांधी, यही है हमारे रीडिंग साहब, इन्होंने इतना ज्यादा नमक टैक्स पर कानून बना दिया, 1.5 रुपया से सीधे 3 रुपया कर दिया था, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे, उनको भी यह पता हो चुका था। देखिए एक कहावत है कि आप किसी को दबाने के लिए जितना ज्यादा प्रेशर करिएगा उतना ही वह ज्यादा एग्रेसिव होगा। जो लॉर्ड रीडिंग थे इनको लगा कि नमक टैक्स जब हम ज्यादा बढ़ाएंगे लोग हमसे डरेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए और प्रेरित कर दिया। और चूंकि 1917 में उन्होंने चंपारण यात्रा किया था, चंपारण आंदोलन की इन्होंने शुरू भी कर दिया था। 1923 में यह घटना हो गया तो और भी ज्यादा लोग कांग्रेसी लोग अग्रेसिव हो गए, जिसमें महात्मा गांधी बहुत ज्यादा रूप से अग्रेसिव थे। इन्होंने कहा कि नहीं हम किसी भी प्रकार से यह नमक कानून को नहीं मानेंगे। और यही कारण था कि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च निकाला गया, और वह निकला गुजरात के साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर 78 अनुयायियों के साथ। यह यात्रा की शुरुआत गांधी जी के द्वारा किया गया। गांधी जी की यात्रा 24 दिन चला था और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। दांडी अरब सागर के किनारे है, गुजरात के सटे, हमारा अरब सागर गुजरात से सटा है, वहां से 385 किलोमीटर दूर वहां जाते हैं दांडी जगह पर। और वहां 6 अप्रैल 1930 की सुबह वह समुद्र के किनारे जाते हैं और औपचारिक रूप से नमक उठाते हैं। और नमक, यह जो देख रहे हैं ये नमक है, इन्होंने नमक उठाया और इन्होंने औपचारिक रूप से यह घोषणा किया उसी समय, आज से हम नमक कानून को नहीं मानेंगे। और अंग्रेजों को साफ संदेश दिया गया कि भारतीय अब नमक कानून को नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं देंगे, आपको जो करना है करिए। और यहीं से शुरू होता है भारत में अंग्रेजों का क्रूर वो दौर, जिसमें लाठी डंडा लोहे के रॉड से मारा जाता था, लोगों को गोलियों से छन्नी कर दिया जाता था, सिर्फ एक नमक कानून। यह नमक कानून नहीं था भारतीयों के लिए, आज़ादी का बिगुल था। और अंग्रेज किसी भी कीमत पर यह चाहते थे कि अगर यह नमक कानून को हम हर हाल में मनवा लेते हैं और भारतीय जनता को किसी भी तरीके से काबू में कर लेते हैं तो आने वाले समय में आगे जो आंदोलन होना है वह आंदोलन रुक जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े नेता
सरदार पटेल जैसे लोगों को, अब्बास तैयब जी जैसे लोगों को, कांग्रेसी नेता, ये लोग बड़े नेता थे उस समय, 5 मई को अरेस्ट किया जाता है और 5 मई को अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया जाता है और जेल में डाल करके इनको यातना शुरू कर दिया जाता है। समूचे भारत में लगभग 60 से 90 हजार सत्याग्रही को कहां डाला जाता है? जेल में। 60 से 90 हजार लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में जगह नहीं मिलता है क्योंकि इतना ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई थी इस कानून के विरोध में कि जेल में जगह ही नहीं था, तो अस्थायी कैंप बनाया गया। जैसे आज भी कोनोरा कांड में आपने देखा होगा कि अस्थायी हॉस्पिटल बने थे, वहां अस्थायी कैंप बनाया गया, घेरा बना दिया गया और पुलिस का पहरा लगा करके उसी को जेल बना दिया गया। सत्याग्रहियों पर लोहे की लाठियों से हमला किया जाता था। ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को किसी भी हाल में दबाना चाहती थी, इसीलिए प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। सोचिए कि आज हम लोग जो प्रेस की आज़ादी का रोना रोते हैं कि प्रेस खत्म हो गया है, प्रेस को बोलने की आज़ादी नहीं है, यह आज की परंपरा नहीं है। अंग्रेजों ने 1930 में प्रेस पर पाबंदी लगा दी कि आप इस न्यूज को कवर नहीं कर सकते हैं, जो जेल में यातनाएं दी जा रही है उस पर आपका कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उससे जुड़ी सभी संस्थाओं को अवैध घोषित कर दिया गया और उसकी जितनी भी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। उनकी सभी संपत्ति को जब्त किया, जितने भी लोग थे सबको अरेस्ट किया, एकदम बीच चौराहे पे पीटना शुरू कर दिया। इतना से भी मन अगर नहीं भरा उन लोगों का, तो सत्याग्रह में शामिल व्यक्तियों के साथ साथ ग्रामीणों पर भी सामूहिक जुर्माना लगाना शुरू किया। इन्होंने कहा कि जितने भी ग्रामीण, मान लीजिए एक गांव में एक आदमी पकड़ाया, बोला कि नहीं उस पूरे गांव पर जुर्माना लगा दो, पूरे गांव को ही अस्थायी जेल में कन्वर्ट कर दो। मतलब इतना क्रूर अत्याचार एक नमक कानून के कारण अंग्रेजों ने किया कि आप दिल दहल जाएगा आपका। सत्याग्रहियों पर 6 महीनों की सजा और भारी जुर्माना लगाया गया। केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाने लगा। मान लीजिए कि सिर्फ संदेह हो गया, किसी पर शक हो गया, किसी ने कह दिया, या किसी पर शक हो गया कि यह इस सत्याग्रह में शामिल था, उसको भी बिना किसी कारण के उठा लिया जाता था, जेल में यातना दी जाती थी। यही कारण था कि भारतीय जितने लोग थे उनको पूरी तरह, देखिए सजा देने की जो प्रथा थी, एकदम चारों तरफ से मिलाकर के एकदम घेर लिया जाता था गांव के गांव को और पीटना शुरू कर दिया जाता था। यह कानून जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब जाकर के 15 अगस्त के बाद ही यह कानून पूरी तरीके से खत्म हुआ। कुल मिलाकर के इसका यही गणना है कि यह कितना प्रोटेस्ट होने के बाद भी यह कानून पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। हाँ, यह था कि टैक्स की दरों में भारी कटौती की गई, जिससे असंतोष की जो लहर थी वो कम हो गया। जो जेल में बंद थे उनको बाद में रिहा किया गया, लेकिन पूर्ण रूपेण यह केस खत्म नहीं हुआ, न ही यह कानून खत्म हुआ। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब जाकर के यह कानून को ख़त्म किया गया और 1930 के नमक कानून के विरोध में जो इन्होंने आंदोलन किया, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और देश को भारत छोड़ो आंदोलन तक गांधी जी लेकर के गए और भारत को आज़ाद करा करके ही इन्होंने दम लिया। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। यह वीडियो हम लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं, इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर करिए